फिर इसको लगने लगा मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी मेरे दुश्मन है। वीडियो में तो सिर्फ इसने बहुत कम कहा है। वीडियो में तो कहा है ना कि मेरे बाप का और मेरी बीवी का अफेयर है ना, और उसमें मेरी माँ शामिल है और मेरी बहन भी शामिल है। मेरी वाइफ का किरदार ऐसा है, एक ही औरत पैदा हुई वो भी दुनिया में, 25 साल से सियासत में है। 25 साल से। मैं नहीं कहता सियासत में सब गंदी होती है, लेकिन सियासत में थोड़ी भीड़ में उसमें कंधे से कंधा मिलता है। 25 साल का एक फोटो दिखा दो, पूरे 25 साल का चैलेंज करता हूँ जो किसी मर्द के साथ उनका दुपट्टा भी लगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार ऑफर किया, हेलीपैड से हमारे घर जाना था, गाड़ी में क्या हो रजिया जी बैठो, अपनी बेटी मानते थे क्या आप बैठे गाड़ी में? इसने कहा नहीं सर मैं अपनी गाड़ी में बैठा। एक पॉलिटिशियन बता दो, सीएम के तो लोग कंधों पे बैठने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है नहीं? उस किरदार की मालिक है मेरी वाइफ। ਇਹ कह लिए कि एक पिता ने अपना पुੱਤ खोया, एक माँ ने अपना पुੱਤ खोया, एक भैन ने अपना भरा खोया, पर जो कुछ सवाल खड़े हो गए मौत ते ਉਹ बहुत सारी ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ DGP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि परिवार ਦਾ ਕੀ कहना है इत्ते? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मेरे यहाँ अफसोस करने वालों का तांता लगा हुआ है और कुछ गंदी जहनीत के लोग चीफ हरकतों में अपनी उतर आए हैं। बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा, इससे बड़ा कोई गम नहीं हो सकता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस देखे, भाई इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं है। अंदर से इंसान टूट जाता है, ख़ासतौर से आपका एक बेटा हो और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाएँ, पूरे परिवार के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएँ कि परिवार ने बेटे को मारा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए। पंजाब में मैं डेली ऑलमोस्ट तकरीबन आए दिन या एक दिन छोड़ के खबर पढ़ता हूं मैं, और डेली अपनी फैमिली को बताता हूं कि नशेड़ी क्या करते हैं। किस दिन लिखा होता है नशेड़ी पैसे मांगता था नशे के लिए, पैसे नहीं मिले दादी को मार दिया। आए दिन किसी ने दादा को मार दिया, किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने बाप को मार दिया, किसी ने छोटे भाई को मार दिया। आज तक मैंने ये नशे का दौर 15-20 साल हो चले, अब मैंने कोई एक खबर भी नहीं पढ़ी कि बाप ने नशेड़ी पुत को मारा हो। बताओ, अगर आपके नोटिस में कोई आई हो तो बताओ। चूंकि औलाद जो है ना, माँ का और बाप का जिगर का टुकड़ा होता है। औलाद में कितने भी ऐब हो, बाप का दिल बहुत नरम होता है अपनी औलाद के लिए। और अगर आप पूरे हिंदुस्तान में नजर डालें, शायद कोई एक आध केस मिल जाए, शायद, कि बाप ने औलाद का कत्ल कर दिया, लेकिन ऐसा तो एक भी नहीं हो सकता कि बाप और माँ दोनों मिल गए हों जो नॉर्मल हो, पागल ना हो। ना बाप पागल है ना माँ पागल है, नॉर्मल इंसान है, बहुत अच्छी पोजीशंस पे है कि वो अपने बेटे को मारेंगे। और इसमें बहन भी जोड़ दो कि बहन भी बेटे को मारना चाहती है, माँ भी मारना चाहती है, बाप भी, और साथ में बहू भी मारना चाहती है। ये नेचुरल बात लगती है आपको? मेरे जैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए देखिए, कोई भी क्राइम हो, हाई प्रोफाइल क्राइम, मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूं, कोई अनट्रेस रहता है क्या? और वो बहुत सेकेंडरी इशू है, अनट्रेस रहता है, ट्रेस होता है। ये मुमकिन ही नहीं कि पूरा परिवार मिलके एक बच्चे को मारते हैं। ये इसको नॉनसेंस भी कहना, इसके लिए कोई मेरे पास प्रॉपर वर्ड नहीं है। ये जानवर ही ऐसी जहनीत रख सकता है, कोई इंसान इस बारे में नहीं सोच सकता। क्योंकि जो गल्लां सामने आईयां, कंप्लेंट आ गई है ना, थोड़ा ना विच आया, वाइफ का ना आ गया क्योंकि वो भी मिनिस्टर रह चुके ने रज़िया सुल्ताना जी। उस तो इलावा बेटी का ना सामने आ गया, उस तो इलावा बहू का ना सामने आ गया। ये ऐं दिखाता गया कि पूरी कॉन्स्पिरेसी परिवार ने रची है अपने ही बेटे के खिलाफ। अपने बेटे के खिलाफ। देखिए, पहले तो मैं FIR के बारे में बात करूं। जिस लड़के ने वो FIR जो एक स्टेटमेंट दिया है, ये पुलिस का फर्ज बन जाता है कि जब ये कानूनी फर्ज है, कानूनी ड्यूटी है, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड। जब आपके पास कोई रिटर्न शिकायत आए तो कानून हमारे देश का ये कहता है, क्रिमिनल लॉ,
कि पुलिस उसको एफआईआर में कन्वर्ट करेगी, लेकिन हजारों केस ऐसे हैं जो पुलिस नहीं करती, टाल मटोल कर देती है। लेकिन जब इतना संजीदा केस हो और बहुत हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हो, एक कैबिनेट मिनिस्टर रही हो, बहुत सीनियर लीडर हो कांग्रेस की, दूसरा उसमें जो सो कॉल्ड एक्यूज है वो डीजीपी के पद पे रहा हो, जिनकी बेटी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, उनके खिलाफ ऐसी शिकायत आती है तो पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती। पुलिस ने अपनी कानूनी ड्यूटी निभाई है। उसके बाद दूसरा अच्छा कदम उठाया, उन्होंने एसआईटी बनाई है। तो इसमें घबराहट किस बात की? घबराहट उसे होनी चाहिए जिसने बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। मैं तो बार बार उसका नाम भी ले लेना चाहता, नापाक नाम। एसआईटी बन गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिलिमिनरी आ गई है, डिटेल्ड वो मैंने सुना है 2-3 महीने लगते होते हैं। हमारे यहाँ पोस्टमार्टम कराना हमारे समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, मैं 40 साल से देख रहा हूँ, हजारों शिकायतें आज, सर हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम से बचा लो, एक्सीडेंट में बच्चा मरा हो, मैं समझाता हूँ यार इस पर तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा, बच्चे मरने वाले के बच्चों को फायदा होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए जी, पोस्टमार्टम से बचाओ। ये हमारे जज्बात होते हैं, हिंदू या मुसलमान हो। मुसलमानों में और भी थोड़ा ज़्यादा है पोस्टमार्टम नहीं कराना। मेरे बच्चे का जब ये हादसा हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, ब्रॉड डेड तो हो चुका था, मैं वहीं जानता था, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाना था अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल था, बीवी का बहुत बुरा हाल था। मैंने कहा पोस्टमार्टम कराऊंगा। वो मेरी वाइफ को और बेटी को बहुत शौक लगा। मेरे भाई को मैंने फ़ोन कर दिया चलते वक्त, वो भी पहुंच गए बाद में। पोस्टमार्टम क्यों करा रहे आप? मैंने कहा मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ हम पॉलिटिक्स में हैं, मेरे बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई है, इस पे सवाल खड़े करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल को पुलिस को मेरे बच्चे की कब्र खोदनी पड़े। ये जानवर हैं, इंसान नहीं, मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने पोस्टमार्टम कराया, मैंने एहतियात की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं अपने घर वालों को बनाने में कामयाब हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, नहीं तो आज पुलिस आके मेरे बच्चे की कब्र खोद रही होती। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ जब बेटी ਦੀ डेथ हुई है, ਕੀ माहौल की सी की होया सी एकदम? तो थोड़ा क्या ऐसे मामले में माहौल क्या होता है? ये 8-8:30 बजे मैं और मेरी वाइफ खाना खा रहे थे, बेटी भी आमतौर पे खाना खाती है, लेकिन उस दिन बेटी मेरी डॉटर इन लॉ के पास बैठी थी, बच्चे भी वही थे। हमारे घर के हालात ऐसे थे, मेरा बच्चा साइकोटिक हो चुका था। साइकोटिक पे आप एक किताब लिख सकते हो, न उसका कोई इलाज है, वो चीज़ें इमेजिन करता है, उनको सच मानता है। रजत शर्मा की देखी आपने वीडियो, उसने ट्वीट भी किया है कि वो मरीज क्या होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको सारी दुनिया अपनी दुश्मन लगती है, आप उसको इलाज की बात करो, वो कहता है आपको इलाज की जरूरत है। ये हम भुगतते रहे हैं। तो इन हालात के चलते मेरा बेटा मेरी बहू को टॉर्चर करता था, मेरी डॉटर इन लॉ को मेंटली टॉर्चर होता था। वो छोड़ के सहारनपुर आ गई, मेरे हाथ खड़े हैं अब्बू, मैंने 7-8 साल निभा दी, अब मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं रह सकती इस घर में। फिर हम आए सहारनपुर, हाथ पैर जोड़ के बना के लेके गए, फिर हमने रास्ता निकाला। हमारे घर से बिल्कुल, मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत लोग रह सकते हैं, लेकिन बराबर में ही हमारे बिल्कुल 10 कदम पे, बराबर में ही 5 कदम पे एक दूसरा घर फर्स्ट फ्लोर लिया। एक टीचर है, लेडी टीचर है, वो नीचे रहती है, वो और उसकी बेटी पंचकुला में मेरे घर के पास ही। और ये फर्स्ट फ्लोर पूरा 4 बेडरूम रहती। मेरी डॉटर इन लॉ ही थी, अकेली बच्चे उसके, तो मेरी डॉटर वहाँ बैठी थी। तो मैं और मेरी वाइफ ने खाना खाया और हम सोच रहे थे कि अब 3-4 दिन से बात चल रही थी कि ओवरडोज ना हो जाए इसकी कहीं, इसको अब टाइम आ गया दोबारा फिर सेंटर में भेजने का। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। पहले भी जब सेंटर में भेजा, माँ डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। जबकि वो जब 2 बार रहा है वो डिटेंशन सेंटर में, डिटेंशन नहीं जो रिहैब सेंटर में, तो उसके पास वीआईपी ट्रीटमेंट में दिलवाता था, खाना जोमेटो से बाहर से जाता था कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना, बच्चा तो मेरा ही था ना। जब ये बातें हमने की, एक वहाँ पे चिम्मा में कोई सेंटर है सुनाम के पास, मैंने गूगल पे उसके बारे में काफ़ी पढ़ा था। एक बार 5-6 महीने हो गए, मैंने अपने 2 लड़कों को सिक्योरिटी से भेजा भी था देखने के, देख के आओ कैसा है। उन्होंने बताया जहाँ पहले आके रहा है 2 बार, उससे कहीं बेहतर है। तो ये जहन में चल रही थी बात कि ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि मेरा बेटा ऑन एंड ऑफ रहता था ड्रग्स के। ऐसे भी पीरियड आते थे कई महीने के कि वो सोबर रहता था।
और फिर जब ये नशे में होता था फिर वो उसके अंदर का जानवर जागता था, बीस्ट जो एनिमल होता है इंसान के अंदर, जब वो सोबर होता था उससे अच्छा इंसान, उससे अच्छा ह्यूमन, बहुत इंटेलिजेंट था, अंग्रेजी पे बहुत कमांड था, वेलम स्कूल से पढ़ा हुआ था। तो वो इसी बात को दोहराता था कि मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया, जब से पैदा हुआ मैंने फैमिली को दुख ही दुख दिए। लेकिन जब वो नशों में जाता था, खासतौर से हार्ड ड्रग्स जब वो लेता था, हार्ड ड्रग्स क्या है, मेडिकल, वो कुछ आई डोंट नो एग्जैक्टली, गोली होती है, उससे पागल हो जाता आदमी, जो है ना, वायलेंट होता है, बहुत वायलेंट होता है। तो हमारे घर में कई केस हुए, मेरे कमरे में आग भी लगी, मेरे घर में उसने हमला मेरी वाइफ पे, डॉटर इन लॉ पे भी करने की कोशिश की, शीशे पे पत्थर का एक टेबल टॉप था वो फेंका, मेरे घर में सिक्योरिटी ग्लासेस है, वो पत्थर टूट गया। ये 2019 की बात है, जनवरी की। मैं दफ्तर में था, एसटीएफ का चीफ था, मुझे इन्फॉर्म किया मेरे बाहर रिसेप्शन से। मीनवाइल में पहुंचा तो देखा वो जब तक मेरे कमरे में भी आग लगा चुका था। तो ऐसी कई चीज़ें हुई, मजबूरन हमने पुलिस को इसको देते थे, लेकिन शिकायत फॉर्मल कंप्लेंट पंचकुला में मिनिमम 2 बार हमने इसे कंप्लेंट देके हैंड ओवर किया पुलिस को। कुछ इंसिडेंट भी हुआ, ऐसे वीडियो वायरल हुई सी सेक्टर 16 चंडीगढ़ थी, टाटा सफारी सी सफेद रंग थी, पुराना 2008 की है। ये बेटा तब उस वक्त भी नशे में था, पुलिस ने इसको रोका, इसने वायलेट किया शायद रेड लाइट को, तो ये तो नशे में था बच्चा, ये पुलिस से उलझ गया, चंडीगढ़ पुलिस से, 2008 की बात है। यस, तो वो उसके बोनेट पे बैठा और सारे अखबारों में फोटो छके थे। वो पुलिस वाले कह रहे भाई तुम आईजी था उस वक्त में, तुम आईजी के बेटे हो यार, ये बच्चा नशे में था। वो कहता मैं आईजी का बेटा हूं तो मुझे जाने दो जो भी है। बड़ा हमारा जुलूस निकलता रहा कितनी बार। आपके बच्चे में कितने भी ऐब हो, लेकिन आप उसको छुपाते हो कि नहीं छुपाते हो? आप दुनिया को नहीं बताते मेरे बच्चे में ऐब है, आप कोशिश छिपाने की करते हो। हालांकि हमारे घर में, आपके घर में छुप सकता है, इनके में, मेरे घर में नहीं छुप सकता। मेरे घर में तो ये भी पता होता है किसके पेट में दर्द हुआ, आज क्या बना है, किसने खाना खाया किसने। चूंकि हम लोगों के घर में 10 नौकर होते हैं, 20-25 सिक्योरिटी वाले होते हैं, और जो नशेड़ी तो सारा तमाशा करता है, ये वो सारे गवाह हैं। कई सौ सिक्योरिटी वाले मेरे स्टाफ में बदले हैं पिछले 18 साल में, सबको पता है क्या क्या होता रहा है। तो जब भी इसको हमने, एक बात बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ रात को, इसने मेरी डॉटर इन लॉ पे जानलेवा हरकत की। तो उस दिन ये जो पुलिस कमिश्नर आज लगा है ना पंचकुला में, 2024 अप्रैल की बात है शायद ये, मैंने सुबह 7 बजे इसको फ़ोन किया। उसको बेटी को बचाने के लिए अपने डॉटर इन लॉ को मैंने, मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने कोशिश की। बहुत तकड़ा था वो, या गर्दन वो दबा रहा था, तो मेरे इसमें अंगूठा भी मेरा ये हड्डी में चोट लगी। उसके फिर मैंने एक्सरे वगैरह कराए 2 बार, डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन से भी दिखाता रहा। एनीवे एसएचओ भेजा, इसी कमीशन ने 10 मिनट में आ गया, मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, थाने ले गया। 3 घंटे के बाद मेरे घर में रोना धोना हो शुरू हो गया। मेरी बेटी, मेरी बीवी, और जिसका बुरा हाल किया था मेरी बहू, वापस लाओ, थाने से वापस लाओ, जेल में चला जाएगा हमारा बच्चा, मेरा शौहर जेल में चला जाएगा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं 2-3 घंटे रेस्ट किया, 4 बजे तक मेरे अंदर का भी बाप जाग गया, मैं भी रोने लगा। मैंने फ़ोन किया, उसमें 8 बजे वो बच्चे को घर लेके आ गए, मैंने वो वापस ले ली कंप्लेंट। ऐसे किस्से होते हैं। एक बार पहले उसने बड़ी वायलेंस की, मेडिकल नशा लेके, तो एक इंस्पेक्टर होती थी लेडी, मेरे फ़ोन में है उसका नंबर याद, एसएचओ, वो फ़ौरन आई 10 मिनट में, उसने इसको काबू किया, काबू करके थाने में ले गई। वो अच्छी थी, वो रात को फिर घर लेके आई कि बेटा है, नशे में है, गलती की, कोई केस न दर्ज करो। तो ऐसे बड़े वाक़े हुए। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि कितना नशा बढ़ गया पंजाब में। मैं बता रहा हूँ ना, आप भूल जाओ कि पुलिस एसटीएफ जो है ना पंजाब के नशे खत्म कर सकती है। मैं एज ए पुलिस अफसर, मैं बहुत सख्त पुलिस अफसर माना जाता रहा हूँ। मैं एक अपने बेटे को सही रास्ते पे नहीं ला सका। जिसने कसम खा ली बच्चे ने, जो एक कहावत है, वन से नशेड़ी ऑलवेज ए नशेड़ी। मैं 18 साल में मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा, एक बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ला सके। आत किवें पई, स्कूल तो पई सी, किवें की होया? वेलम बॉयज स्कूल में पढ़ता था, तो एक डोरवे ड्रग होती थी, 2005 की बात है ये।
ये 9th में था, तब से एक ये था, इसका दोस्त था एक लड़का और। ये स्कूल से बंक मार के ऑफ आवर्स में जंप करके दीवार, वहां पे हुक्का बार होते थे, हुक्का बार से शुरुआत। मैंने सुना है हुक्का बार में वाले जो है अब तो बैन भी हो रहे शायद, उसमें कुछ वो डालते हैं थोड़ा बहुत ताकि उनकी दुकान चलती रहे। सॉफ्ट नशा कुछ डालते हैं, सब्सटेंस उसका जो है ना, ताकि उनको आदत पड़ जाए, उनकी दुकान चलती रहे बार बार। ये वहां से लगी नौबत। ये आई 2006 में, फिर एग्जाम इनके 10th के बोर्ड के आने वाले थे। ये लड़के दोनों, दे जंप्ड द वॉल, वेंट वेयर दे यूज्ड टू गो। तो वहां से मुझे फोन आया स्कूल से, लहरी साहब होते थे प्रिंसिपल, इज नो मोर, बड़े टफ थे। तो हम लोग पहुंचे वहां पे, रात भर चले, सुबह पहुंचे, रात को चल के उनसे रिक्वेस्ट की। ये आगे वापस लौट के कहते नहीं मैं आई विल एक्सपेल। बड़ी गुजारिश की, रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा मैं वापस हॉस्टल में नहीं लूंगा, बट आई विल परमिट हिम टू टेक द बोर्ड एग्जाम। फिर मैंने 1.5 महीने की छुट्टी ली। एक प्राइवेट दोस्त का मेरा घर है वहीं पे राजपुरा रोड पे, उस पे 1.5 महीना रहा मैं। एक मेरे मामा का लड़का और इसको रखा वहां, इससे हमने एग्जाम दिलाए। फिर ये 6 में वापस आ गया 10वीं पास करके। 11th में तो उन्होंने एडमिशन नहीं दिया ऐसे, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड। फिर विवेक हाई स्कूल है सेक्टर 38 में, बहुत टॉप का है, वहाँ दाखिला कराया बड़ी मुश्किल से, 1 साल में उन्होंने भी निकाल दिया। फिर DAV डिग्री कॉलेज में लेके गए, वही प्रिंसिपल है, अभी भी उनका फ़ोन आया था अफसोस का, 1 साल से वहाँ से भी छोड़ना पड़ा। फिर एक स्कूल है मोहाली में, पैरागॉन स्कूल है मोहाली के 70 सेक्टर में किसी में, उसमें आपको बस फीस देनी है, बच्चा जाए ना जाए। ये बेचारा नशे में रहता था, कहाँ जाता था। एग्ज़ाम दिया, बहुत इंटेलिजेंट था, बिना पढ़े नशे की हालत में देता था, 2nd क्लास से पास होता था। फिर उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए ही वॉज ऑफ ड्रग्स, पीरियड आते थे बीच बीच में। फिर इसने खुद एक कंपटीशन क्वालिफाई करके जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, जो इस देश के टॉप स्कूल्स में से सबसे महंगा है, वहाँ पे नहीं, 12th के बाद इसने ग्रेजुएशन किया, जो खालसा कॉलेज है 26 में। वो अपनी हरकतों की वजह से 3 साल की बजाय 4 साल में किया। जानबूझ के एक पेपर छोड़ गया, हमसे लड़के गया, कंपलसरी पेपर था कि आज ही मुझे मोटरसाइकिल लेके दो। हमने कहा यार रिजल्ट तो आने दे। पेपर देने गया, हमने भेज दिया ज़बरदस्ती, खाली छोड़ के आया, बिल्कुल उसमें 0 आई, उसकी रीअपियर भी नहीं होती, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो 4 साल में इसने वो किया, 12 में इसने कंप्लीट किया, वो 12 मार्च में। फिर वो कंपटीशन दिया, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन हुआ। आई थॉट नाउ विल बी ओके। हॉस्टल है वहाँ आसपास, वो जंगल में है यूनिवर्सिटी, आसपास कोई नशे का सौदा नहीं है, पर वहाँ से बच्चे वीक डेज पे उनको इजाज़त देते बाहर घूमने की। वहाँ मेडिकल कोई शॉप थी आसपास, उससे मेडिकल नशा लेने लगा, जो बहुत बुरा होता है। फिर इसने वहाँ पे कोई झगड़ा फसाद किया, यूनिवर्सिटी ने फिर निकाल दिया इसे। फिर वाइस चांसलर थे वहाँ के, अभी भी वही हैं, और रजिस्ट्रार थे। मैं और मेरी वाइफ गए, उनको मनाया, रिक्वेस्ट की, ही टुक हिम बैक। फिर 6 महीने के बाद इसने नशे की हालत में झगड़ा किया एक बच्चे से। वो बच्चा हरियाणा का था, उसका दांत टूट गया, दोनों बच्चे लड़े। फिर मुझे रजिस्ट्रार का फ़ोन आया कि आज आपके बच्चे की जान को भी खतरा है, चूँकि वो बच्चा हरियाणा का था, उनके गैंगस्टर वगैरह से ताल्लुकात थे, वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे टू अटैक हिम। तो उन्होंने कहा आप गाड़ी भेजो यूनिवर्सिटी के पीछे गेट से। तो एक हमारे दोस्त हैं, वो 2 बार गए ऐसे लेने से। मैंने उनको फ़ौरन अपनी सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी इंचार्ज मेरा राकेश कुमार है, उनको भेजा, पिछले गेट से वो निकाल के लाए। तो ये मेरे घर में तमाशा चलता रहा। उन्होंने फिर निकाल दिया इसे। उस केस में फिर समझौता करना पड़ा, क्रॉस केस हुआ, समझौता हुआ उस केस में, 6 महीने चक्कर लगाए अदालत के। उसके बाद ये 2-3 साल ऑन एंड ऑफ नशों में रहा, तमाशा हमारे घर में होता रहा। सोबर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੇविंग। कसम खाता था, मेरा ख्वाब था, मैं कहता था कि मैं आपको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाऊंगा, ये मेरा ख्वाब था आकिल को, लेकिन वो तो इस लायक ही नहीं रहा। अफसोस होता था। लेकिन फिर इसका एक दोस्त था कम वक्त, वो भी बहुत अच्छे घर से, पंचकुला से, वो उसका साथ में इससे नहीं छुड़ा पाया। और क्या करूँगा मैं, दोस्तों की संगति खराब कर गई। संगति खराब कर गई ना। आप कैसे पैरा दोगे, आप जानवर को तो बांध लोगे,
बच्चे को कैसे बांधोगे आप? जो पढ़ा लिखा बच्चा हो, उसने स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कहाँ कहाँ पीछा करोगे आप? इस 18 साल के दरमियान मैंने पंजाब पुलिस से पता नहीं कितने लोगों को पिक कराया, जो डीलर थे, ड्रग्स डीलर। मैं चाहता था कि जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ दूं। यहाँ तक नौबत आई, मेरे घर में 39 में दीवार से फांद के जाते, फेंक जाते थे दवाई, जो भी इनका सब्सटेंस है। इतनी तक इनकी चालाकी है, वहीं डिलीवर कर देते थे। बहुत सारे हुए, पुलिस से भी इसने कई किस्से हुए, पुलिस से मार पिटाई की, वो सब केसेस हैं। सिपाहियों से मैंने माफ़ी मांगी इज्जत बचाने के लिए, कमांडेंट से भी उनको पता है। एक बार चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही से गड़बड़ कर दी, 2012 के इलेक्शन हो रहे थे, हम ब्रेक उठ रहे थे। फिर उस रात कोई पुलिस स्टेशन में रहा, फिर सुबह में बात करके इसको निकाला वहाँ से। ये मैं बहुत बुरे वक्त से गुजरा हूँ। लेकिन फिर ये 15 में कहता मेरा देहरादून में 16 में मेरा देहरादून लॉ कॉलेज में करा दो, आई विल डू इट नाउ। वहाँ मैंने करा दिया। इस पीरियड में ही हुआ सोबर। तो फिर ये बाद में कहता कि ये अच्छा नहीं है, क्लासेस वगैरह अच्छी नहीं, इसने वो भी छोड़ दिया। तो उन दिनों ये सोबर था 7-8 महीने। तो हमने सोचा इसकी शादी कर दें। एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की मिल गई है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, हॉस्टल की लाइफ से, जिसने मास कॉम किया हुआ, मास कम्युनिकेशन MA। उस लड़की से हमने बताया भाई ये हमारा बच्चा नशों का आदी है, लड़का हमारा अच्छा है। तो शी एक्सेप्टेड द फैक्ट कि आई होप आई विल टेक हिम आउट ऑफ दिस हैबिट, बट शी ऑल्सो फेल्ड। बच्ची बहुत अच्छी है। फिर ये शादी हमारी कैसे सर्वाइव की अल्लाह ही जानता है। मैं तो, मेरा परिवार दुआ करता है हमेशा कि जैसी नेक और किरदार वाली, करेक्टर वाली मेरी डॉटर इन लॉ है, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ हर घर में ऐसी बेटी दे। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ, 18 ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। मैं बता रहा हूँ ना, तो ऐसी बेटी सबको दे, इतने किरदार वाली बेटी। मेरी बेटी ने शादी नहीं की। वो कहती थी लड़के अगर नशे में पड़ जाएं, ये जैनब है, ये 8 साल गुजार लिए इसने, मैं तो एक साथ भी नहीं रह सकती। जैनब मिडिल क्लास फैमिली से है, कहती मैं तो IPS अफसर की बेटी हूँ, मिनिस्टर की, मैं तो नहीं जा सकती किसी घर में, मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। वैसे मेरा भाई है, पर कैसे रह सकती हूँ मैं। शी डिसाइडेड टू स्टे सिंगल। ये हालात रहे। फिर ये ही बिकेम वेरी नॉर्मल इन 2021। हार्ड नशे से बहुत दूर आए 3 साल, 21, 22, 23, 23, 24 मार्च तक। ये सॉफ्ट नशा तो इसने कभी नहीं छोड़ा। हमने इसको लगा दिया। उस पर STF में मैं रहा था चीफ, ब्यूपिन ऑर्फिन वो देते हैं सभी को पूरे पंजाब में, वहाँ रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड करा रखा, वो ब्यूपिन ऑर्फिन देते रहे इसको। तो उस ब्यूपिन ऑर्फिन में तो वो थोड़ा सा नशा भी करती है, वो देनी चाहिए। एक टैबलेट ये 2-2 भी लेता था, 3-3 भी लेता था। एक वक्त ये आया 15-15 भी लेने लगा। वो फिर नशे का काम करने लगती है ब्यूपिन ऑर्फिन। तो ये 21 से 24 तक इसका नशा कंट्रोल में रहा। वी थॉट इट इज लेसर इवल। ब्यूपिन ऑर्फिन पंजाब सरकार देती है, इट इज लेसर इवल। तो मार्च 24 में जब इसके फाइनल एग्जाम होने थे लॉ के, गढ़वा यूनिवर्सिटी जो है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा, तब हमारा जिंदगी ने एक नया टर्न लिया, हमारी बर्बादी शुरू हुई वहां से। वही लड़का इसका पंचकुले का, बहुत बड़े घर का, अमीर घर का, बिजनेस क्लास का है, वो सारी उम्र वो भी बेचारा नशों में है, वो भी मरीज है। उसने इसको एक ड्रग डीलर से मिलवा दिया, जिसने इसको आइस दिया अप्रैल 2024 में, और 2 डोज ली इसने 2 दिन। ही बिकेम टोटली स्किज़ोफ्रेनिक, साइकोटिक। साइकोसिस डिजीज होती है, उसके पेशेंट को साइकोटिक कहते हैं। उसके बाद हमने बहुत इलाज किया, PGI से कंसल्टेशन किया। उन्होंने कहा 6 महीने भर्ती करना पड़ेगा। मैंने कहा जी PGI में तो 1 दिन भी नहीं रख सकते आप इसे, इसको तो मैं ड्रग एडिक्शन सेंटर में तो रख सकता हूँ, आप कैसे रखोगे, कैसे पैरा दोगे। तो उनसे मैंने दवाई पूछी, दवाई लेके, जो साइकोटिक की एक ही दवाई है, वो सारी उम्र लेनी पड़ती है, तो अंडर कंट्रोल रहता है, इलाज नहीं होता। फिर मैंने इसको भेजा, अप्रैल मई जून की बात है,
वो एक पटियाला में सेंटर है जेल रोड पे, शायद आप जानते हो, मुझे नाम नहीं याद उसका। वहाँ पे रखा हमने इसको, आई डोंट नो 2 महीने रखा, 1.5 महीने, कितना। इसको वीआईपी ट्रीटमेंट बाहर से खाना जाता था क्योंकि औलाद तो थी ना। फिर वहाँ से निकाला, लेकिन वो साइकोटिक ही रहा। वहाँ भी यही कहता था, सेंटर में भी लोगों को, साइकोटिक क्या होता है, वो इमेजिन करता है चीज़ें कि ये जो बैठे हैं यहाँ पे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये जो आ रहे हैं मेरी बीवी के ग्राहक आ रहे हैं। इसी दौरान वीडियो बनाई जो सामने बनी है ना, वो तो अब बनी है 27 अगस्त को, वो तो 24 में शुरू हो गई थी बीमारी। फिर इसको लगने लगा मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बीवी मेरे दुश्मन है। वीडियो में तो सिर्फ इसने बहुत कम कहा है। वीडियो में तो कहा है ना कि मेरे बाप का और मेरी बीवी का अफेयर है ना, और उसमें मेरी माँ शामिल है और मेरी बहन भी शामिल है। कोई दुनिया की ऐसी बीवी है और बहन, माँ, जो उसकी बीवी के अफेयर में शामिल हो? मेरी वाइफ का किरदार ऐसा है, एक ही औरत पैदा हुई वो भी दुनिया में, 25 साल से सियासत में है, 25 साल से। मैं नहीं कहता सियासत में सब गंदी होती हैं, लेकिन सियासत में थोड़ी भीड़ में, उसमें कंधे से कंधा मिलता है। 25 साल का एक फोटो दिखा दो, पूरे 25 साल का चैलेंज करता हूं, जो किसी मर्द के साथ उनका दुपट्टा भी लगाओ। इतनी शर्मसार और किरदार वाली औरत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार ऑफर किया, हेलीपैड से हमारे घर जाना था, गाड़ी में क्या हो रजिया जी बैठो, अपनी बेटी मानते थे वो। हमारी उनसे इख्तलाफात भी रहे, लड़ाई लड़ी मैंने बहुत ऐसे, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़े कद का आदमी है। हमारी रही है, किसी मुद्दों पे लड़ाई रही है। क्या आप बैठे गाड़ी में? इसने कहा नहीं सर, मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा। एक पॉलिटिशियन बता दो, सीएम के तो लोग कंधों पे बैठने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है नहीं? उस किरदार की मालिक है मेरी वाइफ। मलेरकोटले में 25 साल में कोई ये नहीं कह सकता मर्द के सामने आंख उठा के देखियो। मेरी डॉटर लॉ ने 3-4 महीने काम किया रजिया के इलेक्शन में, बच्चे छोटे थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे। मलेरकोटले वाले कहते हैं ये अपनी सास से भी प्लस है, उसका करैक्टर। मैं तो दुआ करता हूं हर घर में ऐसी लड़की पैदा हो। ये मेरी उनका किरदार है। और आकिल के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से, साइकोटिक आकिल, उसके हिसाब से तो मेरा घर कोठा था, ये कोठा ही हो गया ना। माँ भी, वो कहता है, माँ ने मुझे कहा 2 दिन तेरे लिए है तेरी बीवी, 5 दिन तेरे बाप के लिए। ये मुमकिन है? ये ऐसा किसी घर में हो सकता है? मेरे घर में तो 4 तो औरतें परमानेंट काम करती हैं, घर की सफाई का, 2 कुक भी रहते हैं, सिक्योरिटी। मेरा घर तो कभी भी खाली नहीं होता। लेकिन साइकोटिक को सब बस वो इमेजिन करता है चीजें। अब ये तो कुछ भी नहीं, हमारे घर में क्या क्या कहता था वो, ये उसका 1% भी नहीं है। इसको ये लगता था कि मेरे घर में जितने पॉलिटिशियंस आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, टॉप के, हम, मेरी फैमिली जैनब को उनसे पेश करती है जाति फेवर लेने के लिए, 10 के नाम लेता है। ये साइकोटिक पेशेंट है, ये आकिल नहीं कहता था, ये साइकोटिक पेशेंट कहता है। आप सोच सकते हो अभी ये बातें। मेरा किरदार क्या है, मेरे अंदर खामी हो सकती है, सख्त हो सकता हूं। कभी पंजाब में कोई कह सकता है मुस्तफा वुमनाइजर है? अरे वो तो जानवर होते हैं जो अपने बहुओं की तरफ देखते भी हैं। और मेरा घर तो एक जॉइंट फैमिली है, हमारे एक बहुत सर्च करती है हमारे घर की। लेकिन वो बच्चा साइकोटिक था, मुझे 10 मिनट के लिए गुस्सा आता था, फिर हम लोगों ने वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, ये बच्चा नहीं, आकिल नहीं बोल रहा है ये। 24 के बाद, अप्रैल के बाद ये कभी होश में नहीं आया। फिर पिछले साल नवंबर में दोबारा हमने भेजा इसको, 3.5 महीने वहीं रखा, दवाई वही जो दे रखी थी पीजीआई वालों ने। और फिर हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको दिखाया, पीस ऑफ माइंड हॉस्पिटल है पंचकुला, वही सेम दवाई होती है साइकोटिक की। तो हम इसको वहीं दे के रखते थे सेंटर वालों को कि भाई डेली इसको एक गोली देनी। वो डेली, कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने कम से कम 1 बार ना बात की, 2 बार भी, इससे नहीं उनसे। ये बहुत तड़पता था, अम्मू से, अम्मी से, अब्बू से बात करो। मैं कहा नो, हमसे नहीं होगी, फिर हमसे रुका नहीं जाएगा। वो रोएगा, हम भी रोएंगे, दिल पसीजेगा। तो वो कहते थे कि जी कभी गोली ले लेता है, कभी थूक देता है। इस दौर से हम गुजरे। फिर पिछले हम इसको शायद
30 नवंबर या 1 दिसंबर को इसको फिर ले आए थे। फिर इसका ये चलता रहा, कभी सॉफ्ट में, नशे में, बीच में ऑफ भी रहा, लेकिन वो साइकोटिक जो हो गया, साइकोसिस बीमारी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। इसी के चलते इसने वो वीडियो बनाई 27 अगस्त को। उस वीडियो में के इल्ज़ाम बहुत संगीन है, लेकिन जो जो हमारे घर में इल्ज़ाम लगते थे, जो सारे लोगों को पता है, जो मेरे कुक्स को पता हो, तो वो तो 1% भी नहीं है इसके। तो दैट इज कंप्लीट नॉनसेंस। वो जाहिल आदमी बात कर सकता है ना। अगर मुझे आप बता दो कि आपका बच्चा साइकोटिक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, वो कुछ भी बोल सकता है। फिर इसी नशे की हालत में इसने 8 अक्टूबर को एक और दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई, 3 मिनट सम सेकंड। उसमें फिर ये अपने बेडरूम से नहीं, दूसरे बेडरूम में लेटा हुआ। हमें तो जब वीडियो देखी गई, एक 5 नंबर बेडरूम हम उसे कहते हैं, छोटा सा है गेस्ट रूम, उसका दरवाजा बाहर खुलता है ऐसे, ठंडी हवा आ रही है, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, सूरज की किरणें निकल रही हैं, आपने देखी हो। फिर वो कहता है, क्लीन चिट देता है, मेरी बहन इतनी अच्छी है, मुझे दवाई देती है, मुझे जहर लगता है, इस फैमिली के अलावा मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वगैरह वगैरह। अब वो कहता है, मैं शुक्र है मैं ठीक हूँ, ये भी कह रहा है, मैं साइकोटिक हो गया था, स्किज़ोफ्रेनिक हो गया था, अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, वो कह रहा है अब मैं ठीक हूँ, अब अपना स्केड्यूल बनाता हूँ। इसी दौरान बीच में इसी ऑन ऑफ में राहुल एडवोकेट हैं, रामपाल जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं अभी, उनके साथ रखा मैंने से 2-3 साल। जब ये कॉलेज में था तब से ही भेजता था, हफ्ते में कभी चला गया, कभी नहीं गया, कभी चला गया, कभी नहीं। फिर ये जब अभी लॉ इसने कंप्लीट किया 24 में, फिर ये इस हालत में आ गया। फिर अभी 1 महीना पहले कहते अच्छा मुझे बार में रजिस्ट्रेशन करा दो। अभी 15-20-25 दिन पहले 50,000 प्लस 10,000 60,000 दर्ज करा के फीस दी इसकी। 1-1.5 महीने पहली बात है, शायद 1 महीने पहली बात हो, वो वीडियो के बाद की बात है मेरा ख्याल है, कि शायद उधर जाने लगे। फिर इसका ख्वाब था कि मुझे पटवालिया के साथ लगा दो, दीपेंद्र पटवालिया के, उसका बड़ा नाम है। ये कहता था राहुल, एडवोकेट राहुल मेरे लेवल का नहीं है। तो पटवालिया इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, एजी रहा है, एडवोकेट जनरल रहा। मैंने कहा भाई ऐसे है, कहते आपका बच्चा मैं नो कैसे कह सकता हूँ। वहाँ 4 दिन गया है, उसको भी छोड़ दिया जैसे साइकोटिक होता है। कहते वो तो मुझे इज्जत नहीं देता। उसका जो भतीजा वो, उसने मुझे ये कहा कि मैं तो दीमक हूँ। मैं हंसने लगा, मेरी बीवी बैठी थी, उसकी वाइफ भी, बहन भी। मैंने कहा उसको, दीपेंद्र के भतीजे को मैं मिलना चाहूँगा, कि उसने 3 दिन में पहचान लिया कि तू दीमक है। हम तो 18 साल से देख रहे तू दीमक लगी हुई। फिर वो गुस्से में आता था। तो ये मेरे घर वाले कहते क्यों तुम ऐसी बातें करते हो। तो ये तमाशा, ये मेरे एज ए फादर, इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती। अब ये लोग इस पे सियासत कर रहे हैं। मेरे लिए, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। 18 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਝੇਲ ਲਿਆ, ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਪੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? देखिए, ये मेरी वाइफ से भी कल कोई चैनल इंटरव्यू करके गई है। पता नहीं कितने लाल खो चुके हैं पंजाब में, उनसे पूछो जाके, बहुत बच्चे खो चुके हैं, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। बस मैं तो ये कहूँगा बचपन से उन पे निगाह रखो, उनको समझाते रहो, बाकी उनकी किस्मत है। मैं देख चुका, जिस बच्चे ने बिगड़ना है, नशों में पड़ना, आप नहीं रोक सकते। मैं 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता, नशा तो छोड़ो। मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ जो सिगरेट पीता हूँ, या वो पीता था, वो बहुत सिगरेटें पीता था, मैं तो 5 सिगरेट लेता हूँ या 6। कोई नशा नहीं। अब बच्चे को आप स्कूल नहीं भेजोगे क्या, यूनिवर्सिटी नहीं भेजोगे क्या, फोन भी दोगे? दिस इज इम्पॉसिबल। एक बाप इतना सख्त पुलिस अफसर होते हुए अपने बेटे का नशा नहीं छुड़ा सका, तो एसटीएफ क्या छुड़ा देगी? एक ही तरीका है कि नशा मिलना बंद हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो अवेलेबिलिटी। वो पॉसिबल नहीं है। ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ, कि मैं बताता हूँ, चौधरी तो कुछ भी नहीं है, वो तो शोल्डर है, कंधा है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है उसे। चौधरी के बारे में बताता हूँ। ये कल इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल सा भी छापा, पढ़ी हो शायद आपने, नहीं तो ढूंढ लेना कल। उसमें लिखा पार्टी होपर। पार्टी होपर क्या कहूँगा मैं से, ये कोई लीडर तो है नहीं, ये तो कभी म्यूनसिपल काउंसिलर भी नहीं रहा। ये तो जहाँ इसकी दुकान चलती है, खाना पीना दाल रोटी इसकी चलती है, उधर ही चला जाता है किसी के साथ। तो पार्टी होपर तो बड़े लीडर करते हैं ना,
जिन्होंने एमएलए बनना, एमपी बनना, मिनिस्टर बनना, वो पार्टी होपर कहूँगा, उस डेफिनेशन में नहीं आता ये पार्टी होपर नहीं, एक ये दिहाड़ीदार है। इसकी दिहाड़ी, जितना बड़ा काम इससे लेना उतनी बड़ी दिहाड़ी देनी पड़ती है आपको से। तो ये जमीलुर रहमान साहब का पुराना साथी रहा, उनके साथ बीएसपी में रहा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम ये अकाली दल में रहा, फिर ये आम आदमी पार्टी में आ गया था इलेक्शन के दौरान। उसके बाद ये पीए बन गया था। इसने इतनी लूट मचाई, मलेरकोटले में कहावत है कि 500 के नोट नहीं मिलते वहाँ। आप पूछना क्यों नहीं मिलते, कि शमसुद्दीन ने सारे लूट लिए। इससे अंदाज़ा आप लगाएं, 117 एमएलए हैं, जिसमें 92 या 95 हैं, शायद 94 उनके हैं। उन्होंने एमएलए के खिलाफ एक्शन लिया, मिनिस्टर के लिया, किसी एमएलए के पीए के खिलाफ लिया उन्होंने? आम आदमी पार्टी के हाई कमांड ने हुक्म दिया। ये कल एमएलए का भी बयान आया कि हमने इसे निकाल दिया था 9 महीने पहले। उसने अपनी मर्जी से नहीं निकाला था, ऊपर से हुक्म मिला था सीएम पंजाब से और आम आदमी पार्टी का हाईकमांड, इसको निकालो, इसने लूट लिया, नहीं तो विजिलेंस ब्यूरो इसके घर जाएगी। ऑफिसर रहे हो, फिनिश, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसकी बैकग्राउंड है। 9 महीने पहले निकाल दिया, जिस पार्टी में था, अभी आम आदमी में नहीं, अभी ये किसी और के कंधे चढ़ गया। अब 3 सवाल है कि मेरा पड़ोसी है, इसको क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे आप लोग? मेरा घर तो जंगल में है, 2 किलोमीटर दूर है शहर से, मेरे हल्के में भी नहीं है, अमरगढ़ में है, तो मेरा पड़ोसी किस डेफिनेशन से है? जिससे देखता था कि मेरे बच्चे पे टॉर्चर होता है। मेरे बच्चे पे टॉर्चर होता है कि नहीं, ये तो पुलिस जाके पूछेगी उनसे, जो मेरे घर में 20 लोग काम करते हैं। कम से कम मेरे घर में 15 लोग तो ऐसे हैं जो 25 साल से मेरे साथ हैं, बाकी आते रहे जाते रहे। उनसे ज़्यादा कोई जानता है क्या? उनका क्वेश्चनिंग करो, उनका इंट्रोगेशन करो। कोई बच्चे को टॉर्चर कर सकता है क्या अपने, या कैदी कर सकता है क्या? मेरा ये वो नहीं है। फिर इसने कहीं कहा रिश्तेदार हूँ। भाई क्या रिश्तेदारी है? 40 साल से मैं पंजाब में हूँ, मेरी बीवी ने तुझे नहीं जानती, पूछो से। रजिया पब्लिक फिगर है, उसका फेस तो सब देख लेंगे, लेकिन कभी मिले हो 40 साल में? आपके घर कोई मरा हो, कोई पैदा हुआ हो, कोई शादी हुई हो, गम हुई हो, कभी गए हम? या आप मेरे घर में आए हो? हमारा कोई वास्ता नहीं। अब इसका कल बयान आया, जो रजिया की माँ है, मेरी सास जो थी, वो उसको मैं वो कहता था फूफी, वो हमारे मोहल्ले में रहती थी। तो कल पता किया मेरी वाइफ ने, वो तो जानती नहीं कहाँ रहता है, कुछ मलेरकोटे के लोग रात आए हुए थे कि कहाँ रहता है, ये मोहल्ले में कहीं बहुत दूर रहता है। मेरी वाइफ ने तो नाम भी नहीं सुना। तो भाई तू अगर बुआ थी वो तेरी, 27 साल पहले वो मर गई, तेरी उम्र कितनी है? 27 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। आया था तो उनके इंतकाल पे, जब जो जितनी भी तेरी उम्र रही होगी, मैं तो 8 दिन रहा था वहाँ पे। उसके बाद मेरी बड़ी साली मरी, छोटी साली मरी, अफसोस करने आया। फिर बड़ी साली मरी, आया। 2 साल पहले मेरा साला मरा मलेरकोटले में, जो एमएलए था, जिसके साथ ये पीए था, वो आया, उसकी बीवी भी आई। उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारे सियासी मुखालिफ है। तो भाई तू अफसोस करने क्यों नहीं आया? इसके फंदा डलवाऊंगा मैं पुलिस से। ये जो तीनों सवाल किए, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, ना ये कभी हमें मिला। हम इसको जान गए जब ये पीएसीए बना। 18 या 19 में 2 मेरे बहुत तगड़े सपोर्टर्स लेके आया था मलेरकोटले से। मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। ये हाथ जोड़ के खड़ा रहा, कुर्सी नहीं मैंने इसे ऑफर की, बताओ कौन हो? आई एम सो एंड सो, बताइए। मेरे ऊपर बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हो गया, उसमें मेरी हेल्प करो मलेरकोटले में। आई सेड सॉरी, मैं बहुत वसूलों का आदमी रहा हूँ, बहुत कड़वा आदमी हूँ। जो मीठे लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते। आई सेड नो। वो मेरी इससे मुलाकात है, इससे पूछो फिर। अब इसने कई कल कहा कि मैं उनका पड़ोसी हूँ, उनके वोट तो वहाँ हैं हमारे मोहल्ले में, जो मेरे इन लॉज का घर है, हमारे वोट वहाँ बने हैं। चूंकि हमारा जब पहला इलेक्शन लड़ा तब हमारा घर नहीं बना था। पहले इलेक्शन में तो वहीं रहते थे हम, 3-4 महीने, 2-3 महीने वहीं रही मेरी बीवी। मैं तो सर्विस में था, नहीं रह सकता था। वहीं रह के इलेक्शन लड़ा, तो वहीं से हमारे वोट हैं सबके। इसमें कौन सा गुनाह है? हमारे एक जगह वोट है ना। हमारा घर बाहर है तो हमारे 4 वोट वहीं चल रहे हैं। इसका क्या क्राइम से लेना देना? इससे तेरी रिश्तेदारी कैसे साबित होती है कि हमारे वहाँ है? इससे तेरा पड़ोसपना कैसे साबित होता है? फिर 2002 में मेरी वाइफ बनी है एमएलए। फरवरी में 1-2 मार्च से मैंने घर बनाना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर घर बना,
फिर हम कभी गए नहीं उधर, और उसके बाद कभी जाते हैं घर, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब मैं फारिग हूँगा जब यहाँ से, मैं SIT के सामने इसको बुलाऊंगा कि मेरे सामने बिठाओ इसे, मैं दो हाथ करूंगा आर्गुमेंट के कि कब तू मुझे जानता है, क्या तेरी रिश्तेदारी है। अरे भाई तू दिहाड़ीदार है, तूने बहुत बड़ी दिहाड़ी ली है मुस्तफा को बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। पता लगे किस तो लेती दिहाड़ी है, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कौन है? आइडिया वक्त पे मैं बताऊंगा। पता नहीं ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स दुश्मन बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ जिन्हें ਤੁਸੀਂ खिलाफ काम किया। गंदी जहनीत के लोग और है, वो मेरे कोई दुश्मन नहीं, इसमें कोई मैं कहूँ इसमें कोई खालिस्तानी नहीं कुछ दिया, वो कोई नहीं है। मुझे पता कुछ चैनल चल रही बाहर की, वो उस किस्म की आइडियोलॉजी की मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला जा रहा, पर उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे रत्ती भर भी डर नहीं है, मैं सच के साथ हूँ। मैं FIR को वेलकम करता हूँ, SIT इन्वेस्टिगेशन को करता हूँ, CBI को सरकार देना चाहे CBI को दे, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देना चाहे बाहर से बुला के उनको दे दे। मुझे और खुशी है कि ये केस पंजाब में नहीं हुआ, चूँकि पंजाब में ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस मेरे असर में है, सभी अफसर मेरे मातहत रहे, मेरे सबॉर्डिनेट रहे किसी न किसी स्टेज पे। अब BJP की सरकार है पंचकुले में, मेरे असर में तो नहीं हो सकती ना, मेरे खिलाफ नहीं है पर मेरे असर में तो नहीं है, मेरे न्यूट्रल ग्राउंड होगा, वो मेरे से क्यों दुश्मनी रखेगी। BJP में भी मेरे बहुत दोस्त हैं, जो BJP का प्रेसिडेंट है वो मेरा फैमिली मेंबर है, सुनील जाखड़, मनप्रीत बादल मेरा फैमिली मेंबर है, राणा सोढी मेरा फैमिली मेंबर है, तो मेरे खिलाफ किसी को नहीं, और पुलिस वहां की मेरे मातहत नहीं है, तो फेयर होगा। मुझे रत्ती भर डर नहीं, मुझे सिर्फ एक अफसोस है कि मेरे अंदर का जो बाप था ना, मैंने परसों रात तक जब यह FIR दर्ज हुई जिस दिन, उससे एक दिन पहले तक मैंने कोई फोन नहीं लिया। आप पूछो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के फोन पे फोन आए, जो हमारे इंचार्ज हैं, हमारे PCC प्रेसिडेंट, हमारे CLP लीडर, और डाउन द लाइन एवरीबडी, ऑल टॉप पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, IAS ऑफिसर्स, मैंने किसी की कॉल नहीं ली। अब एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे, DGP रिटायर्ड हुए, हमारे गांव के पास के ही हैं, वो हरियाणा में DG थे, उनकी कॉल नहीं ली मैंने। आज उनका मैसेज आया बड़ा भावुक, सुबह मैंने बात की उनसे 6 बजे, चूंकि मेरे अंदर का बाप जो है ना वो रो रहा था कि एक मेरी औलाद थी वो छिन गई, मैं किसकी तरफ देखूंगा। अब जब से इन्होंने ये शैतानी की है, मैंने अपने बाप को, जो मेरे अंदर का बाप था, मैंने उसको दफन कर दिया, उसको सुला दिया कि सारी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए, अब मैं इन शैतानों का मुकाबला करूंगा। और मैंने पैगाम दिया है, मैंने प्रेस नोट इशू किया है कि जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे वेलविशर हैं, मेरे किरदार को जानते हैं। अंदर का पुलिस अफसर जाग गया दोबारा, भाग चुका है, 3 दिन हो गए। मेरे अंदर जो सोल्जर था ना, वो मोर्चा संभाल लिया उसने, मैं इनकी परवाह नहीं करता। ये तो, अरे भाई हमने तो उन लोगों से लड़ाई की है जो उस मुल्क सरहद के उस पार से आते थे हथियार लेके, हमारे पास उस जमाने में ये हथियार भी नहीं होते थे, हमने उनका मुकाबला किया है। हमने इस देश की लड़ाई लड़ी है, देश की लड़ाई लड़ी है, गोलियों की छाव में लड़ाई लड़ी है। ये क्या है, ये तो चूहे हैं, इनके आगे दाना डाला किसी ने, भौंक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਖੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜੇਗਾ। SIT ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, CPI ਹੋਏ, FBI ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।